राइट। तो ऐसे कुछ खास प्रोजेक्ट्स से अपनी पहचान बनाने वाले भवन निर्माण में आपने रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए हैं। उसके साथ ही आप शिक्षा जगत में भी जयपुर में SKIT, नॉट ओनली जयपुर, राजस्थान में पूरे SKIT अपने आप में नाम कमा चुका है, इंस्टीट्यूट है, आप उसके चेयरमैन रहे हैं। और 40 जो कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, इनके पैटर्न है ये। और एक ऐसे संस्थान को इमेजिन करना जो कि उद्यमियों के लिए जितनी भी सहायता कर सके वो कम है, और ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना आपके दिमाग की उपज रही है। इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ भाई साहब। तो हम इनसे जानेंगे कि ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। तो आप शुरुआत में हमें बताइए अपने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, जब आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता और स्कूलिंग। आज तो ऐसे लगता है मुझे कि मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गया है, इतना कुछ है नहीं। तो अर्ली की बात करें तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। हमारा बड़ा परिवार है, 7 भाइयों का, और मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी एज 74 है। और मेरे परिवार में सिर्फ 2 ही भाई पढ़ पाए, एक मैं पढ़ा और एक मेरे से बड़े भाई गंगाजल जी, अब उनका स्वर्गवास हो गया, जो MLA भी रहे थे हमारे एरिया से। तो बाकी सारे भाई अनपढ़ हैं, इंक्लूडिंग राजा राम जी। तो जब मेरे को पढ़ने का मौका मिला तो घर पहुंचते थे ना तो आगे खेत का काम तैयार रहता था। जैसे स्कूल से, गांव में स्कूल नहीं था, थोड़ी दूर था, तो जैसे घर आए तो पता रहता था कि इतने बजे छुट्टी होती है, जैसे आए तो खेत का काम तैयार रहता था। तो वो थैला वहीं रखा, खेत के काम में चले गए। रात को चिमनी से बढ़ते थे। हमारे गांव में बहुत लेट थे, गंगानगर जिले का रिमोट एरिया है, सूरजगढ़ तहसील में। अब लाइट आई है 5-7 साल पहले। चिमनी से रात को पढ़ते थे, लालटेन मुश्किल थी। खैर थोड़ा पढ़ने पढ़ने में ठीक थे। 4ठी क्लास तक वो हमारे गांव का स्कूल था, उससे सीनियर स्कूल 6-7 किलोमीटर दूर था, करीब 8 किलोमीटर। तो वहाँ पे लोकल बस चलती थी, वो कभी बंद हो जाती, कभी चलती। बस आती उस दिन तो हमारी बल्ले बल्ले, अदरवाइज पैदल ही जाते, पैदल ही आते। बस से होते वो उतनी दूर ला नहीं सकते, तो मंडी में था वो, तो वहाँ किसी की दुकान के ऊपर उसको छोड़ के आ जाते। एक बार छोड़ के आए, बरसात आई और बस का सारा पानी में रह गया। तो इतनी वो मेरे को मशक्कत करनी पड़ी, जो मुझे अच्छे से याद है। जैसे जैसे गंगानगर में आए, 8वीं क्लास ऑनवर्ड गंगानगर में आए, पढ़े, तो मैं और एक मेरे रिलेटिव, मेरे बड़े बड़े भाई सबसे ऊपर, और एक हमारे पार्टनर, 4 लोग हम वहाँ रहते थे। तो हम दोनों उनके लिए खाना बनाते और करते। और जिस दिन चक्की से आटा पिसाना होता, उस दिन साइकिल मिलती थी। साइकिल उस बहाने से मिलती थी कि चक्की में लाना ले जाना, तो आटा उटा तो 1-2 दिन बाद लाते थे, 7 दिन साइकिल ही साइकिल चलाते थे, इतना क्रेज था। फिर थोड़ा आगे बढ़े, मेरे को घड़ी दिलवाई मेरे भाई साहब ने, 280 रुपए की, सावर प्रीमा वेस्ट एंड वाच कंपनी की आती थी। उसके बाद में मेरा प्रमोशन होता हुआ मुझे साइकिल भी दिलवाती। और मेरे मार्क्स ठीक है, तो 11th में मेरा इंजीनियरिंग में जोधपुर एडमिशन हो गया, MBA में, जहाँ मैं नहीं गया। मेरे सारे दोस्तों का हो गया जयपुर, तब मालविया कॉलेज होता था, वहाँ हुआ नहीं, वो छोड़ दिया। कोई बताने वाला ही नहीं था कि क्यों छोड़ दिया, क्या किया। उसके बाद में मैथमेटिक्स ठीक था, BSc करी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मेरे ओरिजिनल गुरुजी थे, वो मेरे को इकोनॉमिक्स समझाते थे जब मैं 2री-3री क्लास में था, जमीनों की कैलकुलेशन को, लेकिन इकोनॉमिक्स मेरे ठीक थी। तो इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन ले लिया। वो कोई फाइनल ईयर में आकर कोई प्रॉब्लम होगी यूनिवर्सिटी की, स्टूडेंट्स एसोसिएशन की, वो वहाँ छोड़ के फिर लॉ किया। बिना काम में नहीं, लोग जो आगे सीख गए वही करते थे। हमारे टीचर होते थे, वो कहते थे कि पढ़ाई जितनी कर उसको करते जाओ, उसका यूज है नहीं है सोचो ही मत, उस लाइन में लगे। तो कुल मिला के आप पढ़ाई में तो इंटरेस्ट रहा है? पढ़ाई में ठीक रहा। फिर कहानी अब आगे शुरू होती है। मेरे एक रिलेटिव जो MREC में, जिनका मालविया में एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग करी थी, जयपुर में फैक्ट्री लगाई कॉटन की।
सर्जिकल कॉटन की। 3 साल उसमें बसों के डंडे पकड़ के खूब घूमे, अल्टीमेटली वो फेल हो गई। ये 78 की बात है। 78 में मैंने लॉ करी, 78 में वहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो फेल हो गई। हमारा गंगानगर में ऑटोमोबाइल, तो आपका पहला बिजनेस बेसिकली फेल हुआ, आपके कहने का फेल हो गया बिल्कुल। पहला बिजनेस। दूसरा किया ऑटोमोबाइल का, वो 11 महीने में ही वो रेंट की वो शॉप थी हमारे पार्टनर की, वो डिग्री होगी, वो रोड पे सामान रख दिया, वो भी फेल हो गया। तीसरा कोई ऐसे रियल एस्टेट की लाइन मिली, और जिससे जो पहचान बनी ना, जो आप लोग मेरे बारे में कह रहे हो इतना कुछ नहीं है, बट पहचान ठीक बनी उससे। क्या होता है, रियल एस्टेट का काम होता है ना, इसमें हर आदमी को बेनिफिट होता है। आप कितनी भी महंगी जमीन ले लो, कितनी महंगी डील कर लो, आपको उसे बेनिफिट होना है, वो क्रेडिट हमें मिलता है। हमने क्या किया, वो ऑनेस्टी से किया, बस ये फर्क था। हमने 1981 में जयपुर में हनुमान नगर स्कीम बनाई, 30 रुपए गज बेचते थे, आज वहाँ 4 लाख रुपए तक का भाव है। एक भी प्लॉट का डबल पट्टा नहीं होना चाहिए, एक भी प्लॉट का। पार्टनर्स भी अच्छे मिले। उसके बाद में हमने थोड़ा आगे बढ़े, मौका मिला तो बिल्डिंग बनाई हमने, जो इंटरनेशनल डिजाइन में बहुत आगे है, जिसका नाम रॉयल एंड शाइन। वो भी बिजनेस ही है ना हमारा तो, लेकिन वो हमने ऑनेस्टी से किया, एकदम नेक टू नेक प्राइस में बेचा, बहुत कम मार्जिन में। आप सोच भी नहीं सकते स्टेच्यू सर्कल पे उस वक्त का तो बहुत ज्यादा रेट था, 50 लाख 5 करोड़ रुपए का रेट है। उसके बाद में रिसेंटली और मौका मिला कि उसके आगे हुए, मैं बता सकता हूं कि नॉर्दर्न इंडिया का फ्यूचर में एक बेस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए, सवाई के नाम से बना रहे हैं। पूरा मैं जो सुबह बोल रहा था, पूरा व्हाइट में सेल कर रहे हैं पूरा, और 10 करोड़ रुपए स्टार्टिंग प्राइस है उसकी। 10 करोड़ से लेके 35 करोड़ तक विला भी है उसमें 5। मुझे भी बताया गया उसमें सारे बुक्ड हो गए विला। लेकिन वो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ठीक है ये बात है, लेकिन वो हम पूरा व्हाइट में कर रहे हैं। मैंने मार्केट की पूरी स्टडी करी कि हर आदमी एक बार तकलीफ है व्हाइट में दे के निश्चिंत हो गए। हमारे एक एसोसिएट है, उनके जैसे ही हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, उनके इनकम टैक्स की रेट होती, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन उसमें जो हमारे एसोसिएट हैं, तो उनमें सवाई के कुछ पेपर थे, तो इनकम टैक्स वालों बोले सवाई के पेपर साइड में हटा दो। दैट इज द क्रेडिबिलिटी। बोला वो कुछ नहीं देखना हमें, तो हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला। मैं इस सुबह वाली बात को अब कंफर्म कर रहा हूँ। अब जर्नी की बात करते हैं, तो जर्नी बड़ी उबड़ खाबड़ रहेगी हमारी। आपके काफी क्वेश्चन का मैं इसीलिए जवाब दे दूं क्योंकि मेरे बारे में क्यूरियोसिटी है लोगों को, वो मैं थोड़ी मैं बताना चाहता हूँ। जितनी ऊपर खापड़ लाइफ हमारी रही है ना, जो आपको लगता है कि भाई राजा राम जी सूर्यराम जी तो बहुत बड़े आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है। ईश्वर महान है। मैं पूजा नहीं करता, कभी भी मंदिर मस्जिद में कभी पूजा नहीं करता, लेकिन मुझे आस्था जरूर है कि कोई न कोई नेचर है, कोई न कोई नेचर है जो हमें सबको बैलेंस करती है, ठीक और गलत में, अच्छे बुरे में, आगे पीछे में, जो जस्टिस करती है। हम गंगानगर के, हम जाट, और हमारी फैमिली का लिकर का बिजनेस रहा बहुत लंबे टाइम पे, बहुत बड़े लेवल पे। ये 3 क्वालिफिकेशन हमारी। जयपुर में हमारे को कोई किराए का मकान नहीं देगा। ये तो गंगानगर के हैं, ये जाट हैं, ये दारू के ठेकेदार हैं। मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमने मैक्सिमम टाइम काम किया। गवर्नमेंट का एक पैसा रेवेन्यू बाकी नहीं है एक्साइज के केस में, हमने लेना है गवर्नमेंट से। हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उसके लिए, और एंड ऑफ डे लेके छोड़ेंगे। और जिस दिन लेंगे उस दिन गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कितना बड़ा केस है हमारे साथ, गवर्नमेंट ने क्या किया। हमारे से कोई बाकी नहीं है। मेरे एक बड़े भाई हैं, एक स्कूल का मैं जिक्र करूंगा, उसको स्कूल को संभालते हैं। उनकी लाइफ में दो नियम थे। लीकर में अगर किसी ने पानी मिला दिया ना, तो उसको हैवीएस्ट पनिशमेंट मिलता था। हैवीएस्ट, रेट ज्यादा ले लो और ले लो, वो पनिशमेंट तो है बट वो थोड़ा कम है। लीकर में पानी मिला दिया ना, तो पानी के पैसे ले लिए, तो वो हमारी लाइफ के एकदम अगेंस्ट हो गया। पानी तो हमने प्याऊ लगा के मुफ्त में हमने उस वक्त के गांव में पिलाया। ये उनकी लाइफ का नियम था, पानी के पैसे नहीं लिए कभी, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बाकी नहीं छोड़ा। खैर,
अब एजुकेशन की बात करी आपने, तो एजुकेशन जो SKIT की बात करी, ये सबको दिखता है, लाइमलाइट में है और इंजीनियरिंग है, बच्चे ठीक हैं और रिजल्ट भी ठीक है, कुल मिला के हम उसमें भी कोई बहुत एक्स्ट्रा और नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कुछ करते ही नहीं है, हम ठीक ठीक कर रहे हैं और बहुत स्कोप है। अभी हमारी इच्छाएं बहुत है भाई, मेरी तो सेवकी और ये जो कि हम बच्चों को उस लाइन में डाल रहे हैं कि एजुकेशन ऐसा फील्ड है जिससे हम सोसाइटी का भला कर सकते हैं। और मैं बीच में बात और बताऊं आपको, हमारा जो जॉइंट फैमिली है, हमने परिवार में बैठ के ये तय किया हुआ है, एजुकेशन से बिजनेस नहीं करना, एजुकेशन से बिजनेस नहीं करना, बिजनेस करना है उस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उसमें कुछ नहीं चाहिए। जितना मैडम SKIT कॉलेज है ना जयपुर में, इससे बड़ी इंस्टीट्यूट हमारे गांव में है, ये 25 साल पुराना है, वो 33 साल पुराना है। मेरे 2 नंबर भाई थे, उनकी डेथ हो गई 85 में, फिर उनकी याद में हमने वहां हॉस्पिटल बनाने की प्लानिंग करी। हमारे उस एरिया में कोई जोड़ा चार डॉक्टरों ने कितने लोगों को मार दिया। एक हमारी कजन ब्रदर की डेथ हुई, हमने बड़ा पेंच होके कोई डॉक्टर्स को लाया जाए कैसे न कैसे वो ट्रस्ट के अंदर। 3 साल हमारे खराब हुए, कोई डॉक्टर गांव में जाने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं। फिर हमारे एक रिश्तेदार थे सीकर के, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनाने वाले इंस्टीट्यूट लाओ ना, कि डॉक्टर नहीं आएंगे गांव में, गांव वाले बच्चों को डॉक्टर बनाओ। तो हमने जहां भाई साहब रहते थे, वो फार्म हाउस हमारे ढाणी बोलते हैं, उसमें 35 बच्चों के साथ स्कूल शुरू कर दिया 92 में। अब वहां पे 3000 बच्चे हैं, कोएड है और मेनली गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। अभी जो कॉलेज है वो एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए है। अभी इसी साल मेरे भाई ने जो वहां रहते हैं, उन्होंने हिंदी मीडियम का लड़कियों का स्कूल और चालू किया। मैंने उनको पूछा ये क्यों किया, बोला कि इस एरिया में बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो इंग्लिश मीडियम में आगे उनका कैरियर नहीं है, उनको भी समझ में आ गई कि वो थोड़े बहुत अक्षर ज्ञान हो जाएगा तो सरकारी नौकरी में, रिजर्वेशन में और में गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है। तो हिंदी मीडियम हमारे धक्के से शुरू किया। तो मैंने पूछा कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, अभी रिसेंटली किया, बोले 50 हो गए। तो बोला मेरे को 50 की फिक्र नहीं है, मेरे जो वहां टीचर है वहीं रहते हैं, रेजिडेंशियल है वो, तो बोला उनको बढ़ा देंगे, सुबह शाम घर जाके बढ़ा देंगे, उनके घर पढ़ लेंगे। मतलब गर्ल्स और जो एजुकेशन के ऊपर हमारे राजाराम जी का भी बहुत फोकस है। डॉक्टर GL वर्मा है जो US रहते थे, जुनू आगे, वो बहुत सारे हॉस्टल चलाते हैं गर्ल्स के, उनसे राजाराम जी को भी साथ जोड़ के रखते हैं। तो उनकी भी इच्छा ये है कि गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा कोशिश करो। मैं हमारा वहां वो है, वो 100 बीघा के अंदर है, 65 एकड़ में, और ऑर्गेनिक है पूरा वो, उसके अंदर चंदन के पेड़, उसमें ऑलिव की खेती कर रहे हैं उसी में, और ऑलिव प्रोड्यूस करके और ROCL यहाँ पे बना हुआ है, उसको हम सप्लाई करते हैं। वो उसकी एसोसिएशन में भी मैं काम करता हूँ ऑलिव वाले से भी, और अंजीर भी हम वहाँ पैदा कर रहे हैं। और जितनी भी सब्जियां, और वहाँ जो है डेयरी भी फार्म अंदर बना लिया, और सब सब्जियां वही की वही प्रोड्यूस करते हैं, वही गेहूं प्रोड्यूस करते हैं, वही बच्चों को खिलाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सुनो, वहाँ हमारे भाई साहब ने कैंपस बहुत बड़ा है, तो बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और उसको स्टोरेज करते हैं, बड़ी बड़ी डिगियां बना दी। पूरे 365 दिन बच्चों को, स्टाफ को, सबको वो बरसात का पानी पिलाते हैं। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं वहां उनको। हॉस्टल, रेजिडेंशियल, बिल्कुल नहीं, सही बात है। आपके 3 जो काम रहे, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन और अभी आपने बताया समाज सेवा तो है ही, और खेती, इनमें से सबसे दिल के करीब कौन सा व्यवसाय है? खेती। अभी भी मैं गांव जाता हूँ, जहाँ हमारा स्कूल है ना, वहीं हमारी जमीनें वगैरह है, तो मैं वहीं रहता हूँ। मैं कोविड के टाइम में वहाँ 3 महीने रहा, मैंने वहाँ बहुत सारे काम किए, जितने पेड़ थे खेतों में सबकी ट्रिमिंग कर दी मैंने। 2 लोगों को और साथ ले लिया, एक मेरा दोस्त है वो भी वहाँ रहता, और अड़ोस पड़ोस के खेतों वालों की भी ट्रेनिंग कर दी, कुल्हाड़ी सी वो साथ में रखते, ऐसे रास्ते चल रहे हैं, पेड़ की ट्रिमिंग कर दी। तो वो लोग अभी भी वेट करते रहते हैं
मैंने कहा कोविड का इंतजार मत करना, वैसे आके मैं ट्रेनिंग कर दूंगा। बिल्कुल सही बात। आप होटल इंडस्ट्री में भी हैं, लेमन ट्री जयपुर में है और जयपुर अड्डा के नाम से भी, तो ये इंटरेस्ट कब से आया, या फैमिली में बच्चों ने शुरू किया, या आपका भी इसमें कुछ रोल रहा? ये मजबूरी का काम है ये। अच्छा, ये मजबूरी में शुरू हुआ। हम बिल्डर तो हैं, बिल्कुल। मेरे पार्टनर है गोयल साहब, उनका मैं लास्ट में बताऊंगा। तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन के हमने 3 मॉल बनाए वहां पे, सिटी सेंटर, सिटी स्टार, सिटी प्लाजा। सिटी प्लाजा में आर्किटेक्ट ने एक होटल डिजाइन कर दिया, सिनेमा थे और ऑफिसेज थे और वो सब बिके और होटल नहीं बिके। वो जो भी कस्टमर आए दोबारा लौट के नहीं आए। 1 साल निकल गया तो हमने कहा तो गले बढ़ गया, क्या करें इसका। किसी के एक्चुअली मॉल के अंदर होटल होता है ना, वो टिपिकल होता है, आम कस्टमर को समझ में नहीं आता है। वो हमारा डिजाइन बड़ा स्पेशल है। तो हमारे गोयल साहब के रिलेटिव हैं, बॉम्बे रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप 2 कमरे तैयार करो। मैंने कहा उनसे क्या करेंगे, आपको रुकना है क्या यहाँ पे, उनका सिनेमा भी है वहाँ। क्या नहीं 2 रूम तैयार करो। तो उन्हें बढ़िया 2 रूम तैयार करे। अब ईश्वर की बात आती है, अमेरिका का एक ग्रुप उन्हीं दिनों होटल ढूंढ रहा था, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि ये होटल आपका है? ना हमारा है। आपको लेना है क्या? बोले हाँ लेना नहीं, आपके साथ काम करना है, ऐसे बोले वो। मैंने कहा हमारे को जानते हो क्या? तो उन्होंने बताया जो इम्पोर्टेंट बात है। बोला हमने आपके बारे में यूएस के अंदर जो LND होटल वाले जयपुर है, इनके कोई रिलेटिव रहता है, उनसे आपकी हमने रिपोर्ट ली है। मैंने कहा यूएस में हमारी रिपोर्ट कैसे पहुंच गई? तो ये पहुंच गई, आपके साथ काम करना है। वो बैठे बैठे आए, होटल चालू किया गोल्डन ट्यूलिप के नाम से, जो आज लेमन ट्री है। अब जयपुर अड्डा के भी 2 मिनट में बता देता हूँ। मेरा बेटा जो है वो MBA करके और Day1 से होटल चलाता है, तो वो बहुत चूजी है, उसके बड़ी टेंशन रहती है क्वालिटी की, मतलब क्वालिटी की उसके टेंशन रहती है। तो उसने जो ये जयपुर अड्डा जो होटल खोला वो थोड़ी टाइट जगह में है, तो दिल्ली से कोई इंटरनेशनल डिजाइनर और फूड टेस्टर और पता नहीं क्या क्या वो देख के लाया। अब वहाँ बैठने की जगह नहीं है, संडे को खड़े खड़े लोग वहाँ आते हैं, खा के चले जाते हैं। लेकिन वो क्वालिटी का खेल है, बस सिर्फ वो मेरा बेटा वीरेंद्र है, उसका क्वालिटी का खेल है। ऐसा ही हमने दूसरे होटल में भी किया है। उसके क्वालिटी और ईमानदारी आपके बिजनेस के मंत्र रहे हैं। जी बिल्कुल। और बिल्कुल आप जो सक्सेस मंत्र ओवरऑल तीनों जो बिजनेस रहे, आपकी लाइफ जर्नी को आप अगर 3 मंत्रों में समेट कर और जितने भी बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए देना चाहेंगे, तो वो क्या मंत्र रहेंगे? देखो मैं तो ये कहता हूँ, मैं अभी कॉलेज से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को एनर्जी बहुत मिलती है। SKIT में जाता हूँ, वीक में 2 दिन मेरे रहते हैं, तो बच्चों में चला जाता हूँ तो बहुत एनर्जी मिलती है। मैं उनको बहुत प्रमोट करता हूँ, जिसका मुझे रिजल्ट भी ऐसे लगता है। बच्चों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बता दो ना, तो कोई नुकसान नहीं है। हम अच्छे में बात करते हैं ना, उनको बड़ा ज्यादा हवाई के लिए दिखाओ, ज्यादा उनको बोलो सपने ले, उड़ने के ऊंचे ऊंचे उड़ने के सपने ले। कुछ गिर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। इसके पीछे मैं उनको 2 ही बात कहता हूं कि देखो, ऑनेस्टी, लाइफ में बिना ऑनेस्टी कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो चाहे। तो सो कॉल्ड ज्यादा इंटेलिजेंट के मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं स्टडी बहुत करता हूँ। पुराने आदमी, जितने बुजुर्ग आदमी है ना, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। वो इंस्टीट्यूट है अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग चीजों। पुराने आदमी मेरे को मिल जाए तो मैं उनसे इतनी हिस्ट्री लिखता हूँ, बीच में बोलता हूँ। मैं मेरे परिवार के ऊपर एक बुक भी लिख रहा हूँ, जो 100 साल की हिस्ट्री को जो मैंने कलेक्ट कर रखा है, 100 की। और जो वही बात होते हैं उनसे बात करिए, वो कहें कि हम 200 की और दे देंगे। तो मैं 200 की हिस्ट्री लाकर उस किताब को लॉन्च करके, हो सका तो आप तक भी भर्ती के माध्यम से जो रियल स्टोरी लिख रहा हूँ, उसमें खराब है तो खराब लिख रहा हूँ और अच्छी है तो अच्छी लिख रहा हूँ, ताकि भ्रांति तो दूर हो ना लोगों को। है इश्यू ये है कि मेहनत और ऑनेस्टी। लाइफ में मेरे को कोई पूछे, मैं अपना आप को बहुत सक्सेस नहीं मानता, बट ठीक है, काम ठीक है, चलो कोई नुकसान नहीं है। इसके पीछे बेसिक सोच है ना, ऑनेस्टी और मेहनत। तीसरा मैंने एक नया और इजाद किया है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता।
वो कहावत है ना पुरानी, अकेला चना कौन सा काट करोगे। तो जो आपकी टीम है ना, आज प्रवीण भाई ने यहाँ उदयपुर में टीम बनाई है, आप सब लोग टीम की वजह से बैठे हो। आज सुरेश जी ने जयपुर में टीम बनाई है, या और हमारी किडवाई से, मैं बहुत सारी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, सब टीम वर्क है। जब टीम की बात करो तो आज बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी देखो। आज बिल गेट्स है, बिल गेट्स तो कहते हैं कुछ नहीं करता, दुनिया का नंबर 1 है। टीम बनाई है, टीम का सिस्टम है। हमारे अनिल अग्रवाल जी है जो ये हिंदुस्तान जिंक के भी ओनर हैं, तो उनसे भी हमने एक बार मिले, बात करी, अपने 40 के भी उसमें आए थे, प्रोग्राम में आए थे, तो बाद में हम अलग से उनसे मिले। तो उनकी भी टीम है, वो तो लंदन में रहते हैं, बागड़ी बोलते हैं और मस्त रहते हैं, बस कोई उनको ज्यादा टेंशन है नहीं। इसके साथ में चैरिटी का आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए तो मैं बताता हूँ। चैरिटी है, अभी जोड़ लेना ना। चैरिटी जो है ना, बिल गेट्स आपको पता है 99% चैरिटी करते हैं। दुनिया का नंबर 1 आदमी, उसने सब कुछ कर लिया होगा जितना जो उसकी इच्छा थी, लेकिन उसको जो फाइनली सेटिस्फेक्शन हुआ ना, वो चैरिटी से हुआ। समाज के लिए कुछ करना वाकई में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और जो हमें संतुष्टि मिलेगी उसी से मिलेगी, इसलिए दिल खोल के दीजिए समाज के लिए। आपने फेडरेशन को इतना कुछ दिया, इसके पीछे क्या अवधारणा रही? आप फेडरेशन के पैटर्न हैं, जयपुर में 40 इतना कुछ करता है, हमें भी इंस्पिरेशन उससे काफी मिलती है, तो उसके पीछे की अवधारणा जरा बताइए। मैंने क्या है कि कॉलेज में जाता हूँ, वहाँ स्कूल में भी जाता हूँ, तो एक्साइट करने वाले भाषण देता हूँ, वो मेरे को आदत सी पड़ गई। तो वो ही मैं एक्साइटेड, इसमें 40 में प्रोग्राम होता है ना व्यापारियों को, तो उनको खूब चढ़ाता हूँ। तो इमोलाइज तो करता नहीं हूँ, जो नहीं है उसको भी थोड़ा है तो सही, वो कुछ उसको और ऊपर बढ़ाते हैं। तो वो ऐसे समझते हैं जैसे मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट में कुछ नहीं कर रहा, मैं तो थोड़ी सच्चाई लोगों को रोते रोते करने से क्या फायदा है। काम करेंगे, रिस्क लेंगे। दूसरी बात मैं रिस्क वाली बताता हूँ, लाइफ में हमने सबसे ज्यादा रिस्क लिए, और बिजनेसमैन बैठे हैं ऑलमोस्ट सारे। बिजनेस टोटल रिस्क का नाम है। अगर हम डरेंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। जो डर गया वो वही रह गया, जो छलांग लगाएगा ना तो वो तो कहीं ना कहीं लेके ही बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिस्क लेने वाला व्यापारी और हौसला वाला व्यापारी, दिमाग से, ऐसे नहीं मूर्खतापूर्ण नहीं, दिमाग से सोच के, स्टडी से, तसल्ली से, विचार करके 10 जगह जो भी आपका मन भर के, लेकिन फिर रिस्क लो। मतलब थोड़ी रिसर्च तो चाहिए रिस्क लेने के लिए भी थोड़ा सा। एक और चीज क्वेश्चन मेरा आया, आपने जब बताया कि आपका पहला बिजनेस फेल हुआ, तो किसी भी बिजनेसमैन जब वो ऐसे स्टार्टअप आइडिया करता है या कुछ भी इनिशिएट किया, वो रियलाइजेशन वाला पॉइंट कब आता है कि हमें एक डिसीजन लेना है टू कैरी फॉरवर्ड या छोड़ दो अभी? तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान चलता जा रहा है यार, एक अंदर से, बिकॉज क्योंकि कोई भी बिजनेस हमारा ब्रेन चाइल्ड है, सपना है, तो जब वो टूटता है तो बहुत ही एक अंदर से आदमी हिल जाता है। तो वो डिसीजन लेना, वो कैसे ले, उसकी ताकत वो कैसे ले, तो या तो कैरी फॉरवर्ड करे या छोड़े, वो पॉइंट कौन सा? देखो मैडम, हमने तो हार मानना सीखा नहीं है। हारते तो ही आगे तीसरी पे जरूरी थोड़ा ही है हर बार सक्सेस ही होएगा। हार कुछ नहीं होती है, हार ही सिखा रही है। बिना हारे आप जीतोगे नहीं, कभी भी बिल्कुल नहीं जीतोगे। हार के ही स्ट्रेंथ आती है, जीतने से तो वेल्थ बढ़ गई और बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। जो हारने से आदमी, जो लूज करने से आदमी सीखता है, वो ट्रेनिंग कहीं नहीं मिल सकती। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जैसे वो ट्रेड था ना लीकर का, इतना रिस्की काम था। एक बार हमारे ऐसा कोई आया, पॉलिटिकली थोड़ा राजनाथ जी के डिफेंस हो गए, तो हमारा सब कुछ उसमें लग गया, उसमें सब कुछ लग गया। लेकिन वो जो एक थी ना मेरी सच्चाई की भी, मैं सच्चा हूं, मैं तो हिलूंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई से नहीं जाऊंगा, और नहीं गए। फिर वापिस समय आ गया, फिर ठीक हो गया सब। लेकिन प्रिंसिपल लाइफ के, बिना प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल लाइफ जो है जो वो सोच समझ के है। तो हार जीत तो होती है, हमारे साथ भी हुआ। जैसे बहुत हिस्ट्री लंबी है हमारे गंगानगर, तो हार हार के तो यहाँ तक आए हैं। इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात एक आपको बताना चाहता हूँ, जो ईश्वर है ना, वो आदमी को
कैसे आगे बढ़ने का मौका देता है, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी नीयत और आपकी सोच और डेडिकेशन ये आपको आगे ले जाएगा। हमारे गंगानगर में जब हम रहते थे, हमारे गंगानगर में क्राइम और लड़ाई झगड़ा, एजुकेशन है नहीं, इलिटरेसी ज्यादा है, तो इस तरह के काम ज्यादा होते हैं। तो हमारे भी हुए परिवार में, तो हम बहुत परेशान होते हैं। वहां परेशान होके समझ लो हम मजबूरी में जयपुर आए। हम राजी खुशी जयपुर नहीं आए, जयपुर तो घूमने आना होता था। कभी स्टूडेंट रहता भाई कौन आए, मजबूरी में आए कि वहां तो मरने मारने का ही काम है और कुछ नहीं है, सारे ऐसे ही हैं वहाँ में। हमारा तो एरिया है, लेकिन जो भी है अभी भी देखते हो आप इस तरह के कितने केसेस होते हैं और होते हैं, जो भी है, एजुकेशन है नहीं। तो हम मजबूरी में आए। भगवान ने आज जैसे हम आपके लोग बैठे हैं, राम मेरे को चढ़ा रहे हो और मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हो, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो कर रहा है। मैं तो मेरा ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से ड्यूटी दे रहा हूँ। आज भी इस धरती माता को सुबह उठते ही प्रणाम करते हैं कि कोई गलती नहीं हो जाए। शाम तक घर आए तो खुद के लिए तो जरूरत है, इसलिए करेंगे। थोड़ा कम करके किसी दूसरे का भी करके आ सकते हैं क्या? हम गंगानगर जब शिफ्ट हुए बहुत इनिशियल स्टेज में, तो घर में शाम को आते तो आपस में बिजनेस की बात करते हैं, ये काम कर लिया, इतना बेच दिया, इतना पैसा बच गया। तो हमारी माँ पूछती, अरे छोरो तो सारा दिन आई या बात करो, वो कुछ वो कमा लियो, वो कर लियो, साइकिल लिया या फलाना लिया या रेडियो लिया या कोई कोई भलो करके आया हो गया। तो हम उनको कहते भी हम क्या भला कर सकते हैं, हमारे पास है क्या? ना 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 है नहीं, दिमाग तो है ना। किसी के बारे में अच्छा सोच लो ना, और सामने आदमी जा रहा है विश कर लो थोड़ा सा हंस के, और किसी की असुविधा को सुविधा में बदल दो। बोलो वो तो कर सकते हो, वो तो शरीर से करना है वो काम। तो कोई जरूरत पड़ेगी, कोई गिर गया तो उठा दो, किसी को पानी पिला दो, और किसी को तकलीफ मत दो। तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं, ये तो तुम्हारे हाथ में है, इसमें तो पैसा नहीं चाहिए ना, मुझे इसमें तो नहीं चाहिए। ये हमारी मदर की सोच थी, जिसका इफेक्ट पिताजी को तो मैंने देखा नहीं, जिसका इफेक्ट हमारे पूरे परिवार पे है। हमारा पूरा परिवार मोटा मोटी आधे से कम टाइम तो खुद का काम करते हैं, उससे ज्यादा सारे भाइयों में ये क्वालिटी है सर, पूरे परिवार में। बहुत खूब कहा है। यही बात हम आगे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे नई पीढ़ी थोड़ी सेल्फिश हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे में से तो 50% तो उनमें ला ही देंगे, चाहे कैसे भी करके कुछ तो ये चीज में जाएंगे डेफिनेटली। आपने ये बात बहुत अच्छी कही। ये बात मैं भी अक्सर मानती हूँ कि जीवन में आप किसी को क्या खिलाते हैं या आप कैसी गाड़ी से निकलते हैं वो ये जरूर भूल जाएंगे, लेकिन आपने उसको कितना मान सम्मान दिया, उनको कितना अच्छा महसूस कराया, ये वो हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंसेस लिव्स लॉन्गर लाइफ। आप मुझे एक क्वेश्चन आता है कि फेडरेशन में हमेशा जब भी बाहर जाते हैं लोग तो ये ट्रेड के अफ्रीका ही क्यों जाते हैं? तो अपना एक्सपीरियंस मुझे खास तौर पे बताइए कि बाय दिस अफ्रीकन लाइक डिलाइट्स आर, हम लोग ये क्यों प्रमोट करते हैं वहीं पर बिजनेस के लिए जाना? हमारे काम तो सारे मजबूरी में ही शुरू होते हैं। मेरा भतीजा है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करता है जसवंत, तो उसका एक दोस्त अहमदाबाद में रिलायंस में नौकरी करता था, तो वो उसको अफ्रीका ले गया, सूडान ले गया, सबसे डिस्टर्ब कंट्री में। वहां जाके होटल चालू किया। होटल तो क्या रूम से थे थोड़े, उनको 100 करोड़ होटल थे, वो चालू कर लिया। वो उसने रास्ता दिखाया हमारे को। रविंदर नाम है उसका, अभी भी सूडान में रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। रविंदर ही सुरेश जी को और हमारे को और आगे लेके गया, तो उनके वहां हमारा आना जाना था, तो वो हमने वहां हालात देखे कि क्या एरिया है वो देखो आप। उसने रविंदर ने वो हमारे को रास्ता बताया। वो फिर हम सुरेश जी, IC अग्रवाल जी पूरी टीम बना के पूरे अफ्रीका के 5-7 कंट्री विजिट करके आए, और लंबी चौड़ी प्लानिंग करी, लंबा चौड़ा घाटा नफा खाया, कभी लकड़ी का, कभी कुछ। लेकिन ये हमने देख लिया कि कोई आदमी वहां जाकर टिक सकता है ना, तो जो वहां पॉसिबिलिटी है दुनिया में कहीं नहीं है। आज चाइना का पूरा होल्ड हो जा रहा है, पूरा। हमारी कंट्री की इतनी सपोर्ट नहीं रहती हम लोगों को, लेकिन ना रहे, चलो किसी को सपोर्ट की जरूरत नहीं, खुद भी वहां जाके करें। तो व्यापारियों को मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वहां बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। हमने वो जो नैरोबी में 2 साल पहले वो जो प्रोग्राम किया, ऐसी हमारी इच्छा और है,
और अभी रिसेंटली हम अफ्रीकन कंट्री में एक नया बिजनेस भी तलाश रहे हैं जो सोलर से रिलेटेड है, जिसकी सबसे ज्यादा वहाँ डिमांड है। इतनी इन्वर्टर की वहाँ सेल है। और जो जिसका काम है, कोई जरूरी नहीं है नया काम आदमियों के लिए, जो काम आप यहाँ कर रहे हो वो आप एक बार वहां जाके देखिए। लगते हैं वो लोग काले काले हैं, बड़ा क्राइम होगा, क्राइम नाम की चीज नहीं, गरीब लोग हैं और इतने शरीफ लोग हैं। यूजुअली रहता है कि सेफ्टी के लिहाज से थोड़ा सा कम ट्रबल है। क्राइम तो देखो कुछ पर्टिकुलर एरिया में जरूर है, जैसे साउथ अफ्रीका के कुछ टाउन्स वगैरह है, बाकी बहुत बड़ी दुनिया ऐसी है जिनमें कुछ भी नहीं है। और जो लोग वहां गए हैं, जिन्होंने काम किया है, उनकी हिस्ट्री आप निकाल के देख सकते हो। जो अनिल अग्रवाल जी है ना, इनके एक ही बेटा है और इन्होंने भी अपनी आधे से ज्यादा आई थिंक प्रॉपर्टी जो है चैरिटी में कर दी। और इनका बेटा दुबई बेस्ड है और उसका भी अफ्रीका में काम है जो मैंने सुना है। तो वो बेटा कहता है मेरे को आने की जरूरत नहीं है, अनिल अग्रवाल जी ज्यादा अथॉरिटी है और उनका बेटा वहां जाके काम कर रहा है। जब अनिल अग्रवाल जी का बेटा वहां कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इतने बड़े आदमी का बेटा, एक ही बेटा है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं, लेकिन वहां काम का माहौल बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, सब कुछ आपके लिए करने को तैयार है। तो व्यापारियों को मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि हमारी 40 में बहुत रिसर्च कर रही है और फायदा ही है उसमें। थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, एक बार किराया बड़ा लगा के जाएंगे, गवर्नमेंट से भी हम स्कीमें लेते रहते हैं। प्रवीण जी टेक नोट्स ऑन दिस, आप एक प्लान कर ही लीजिए अगली बार। हाँ, और आधे बजाते तो गवर्नमेंट से भी, प्रशांत मेरे को सुबह बता रहा था, हम काफी लोग गए, 100 लोगों के तो गवर्नमेंट से मिल गए पैसे, आधे बजाते फिर भी ले ही लेते हैं। तो अफ्रीका का बहुत अच्छा माहौल है बिजनेस करने के लिए, जो भी आप काम करते हैं। आपने अपनी बिजनेस जर्नी में ये बताया कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, पार्टनरशिप तो बनानी पड़ती है, टीम बनानी पड़ती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है बिजनेस में, वेंचर हम जब शुरू करते हैं पार्टनर्स के बीच बहुत अच्छी समझ होती है, इवेंचुअली जब हम ग्रो करते हैं या तो थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आपकी स्टोरी से क्या हम कुछ सीख सकते हैं कई बार, हाउ टू बिल्ड ऑन दिस स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस में? देखो, आपसे ज्यादा ख्याल सामने वाले पार्टनर का रखोगे आप और एक पैसे को 100 पैसा करोगे। हमारा तो बैकग्राउंड है ना पूरा पार्टनरशिप का है, हमने सब कुछ पार्टनरशिप में ही गेन किया है और पार्टनर से ही सीखा है। इलिटरेट आदमी कितना कहां से सीख के आएगा? कोई है तो है नहीं, लेकिन पार्टनर्स का ख्याल रखा, पार्टनर्स में काम किया, पार्टनर्स को तो बिठा दिया और हमने कहा ये काम तो हम कर लेंगे। मुझे ध्यान है मैडम, जब हमारा इलेक्ट्रिकल का काम होता तो सारे बड़े बड़े सेठ घर चले जाते, राजा सुबह 8 बजे आके बैठते, रात को 10 बजे पहले घर नहीं जाते। और अल्टीमेटली वो बिजनेस एंड ऑफ डे उनके हाथ में आया और उनकी जानकारी हुई, वो तो वो हुआ। उसके बाद में रियल एस्टेट का काम किया, उसके बाद में मान लो और कोई खेती बाड़ी का किया। तो जो आपकी हाजिरी है ना, और आप जब कोई आदमी आपसे मिलता है तो आप अपनी बात तो बाद में करोगे, पहले अगले का भला सोचते हो, तो वो आदमी आपके साथ क्यों नहीं लगेगा? बनावटी नहीं। ये भावना लाना मुश्किल होता है आजकल, सेल्फिशनेस तो आई जाती है। हमारे को तो भगवान ने हमारे बुजुर्गों के जीन से या हमारा माहौल ऐसा बना, या हम तो सामने वाला का पहले भला सोचते हैं, खुद का बाद में भगवान ही कर देगा। हम एतबार भी अगले का भला करते हैं तो हमारा भला तो हो गया ना। अब आज हम एजुकेशन का काम करके इतने सेटिस्फाइड हैं, ऐसा तो सारे पब्लिक की देरी है ना। हमारे घर से तो हमारे पास क्या है, हम लगा के कितने दिन चला लेंगे? घर से पैसे लगा लगा के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। वो काम अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा उसको। शुरू में हमारे पे डिपेंड करते थे कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह, लेकिन अब सब अच्छा कर रहे हैं और अच्छा नहीं कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो कर रहे हैं तो हमारा लेवल बड़े बड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें आज भी हमारा एक भतीजा काम देखता है, उसको सिर्फ यही ट्रेनिंग है कि तुम्हारे दादा का, बाप का, भतीजों का, चाचा चाचों का, सबका ख्याल रखना कि उनकी कहीं न कहीं ये नहीं हो जाए मील परिवार आगे क्या कर रहा है। एजुकेशन में जिसका भला हो सकता है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। ये ईश्वर ने हमें दिया, एक रियल एस्टेट का दिया जिसमें अगले का फायदा होना है, घाटा होना ही नहीं, तो हम भाग्यशाली हुए ना। मतलब लीकर जैसा काम तो सोसाइटी कभी पसंद नहीं करती। और आपको मैं बता दूं, हमारे परिवार में कोई लीकर टच नहीं करता। गैस हमारे घर में अलाउड नहीं है। गैस कोई ड्रिंक व्रिंक करते हैं, वो करते हैं तो घर में नहीं रुक सकता वो। हमने कभी जिंदगी में कभी ऑफर नहीं करी।
और ये देखो हमने सिर्फ और जो ट्रेड किया, एकदम सिंप्लीफाइड ट्रेड किया। क्या बात। आप अपने जब पार्टनरशिप की बात ही चलिए, आपके बिजनेस पार्टनर है जो मिस्टर पीडी गोयल जी है, जिनका कि आईपीओ आ रहा है उनके पर्सनल कंस्ट्रक्शन कंपनी से, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो पार्टनर्स सब तरह के पार्टनर हैं। जीनस पावर के जो चेयरमैन है आईसी अग्रवाल जी, उनका बहुत बड़ा काम है। उनके बाद बड़ा फॉरेन का फंड आया, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये गोयल साहब हैं, ये 33 साल पहले हमारे से जुड़े ये, और 92 में जुड़े ये भी हमारे से। तो इनके साथ काम शुरू किया, फिर उनकी कंपनी में प्रॉब्लम हो गई, आपस में फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन हुई और कंपनी में गड़बड़ हो गई, पैसे रुक गए, गवर्नमेंट में रुक गए, प्राइवेट में रुक गए। तो उनको हमने हमारे साथ लिया और रियल एस्टेट का काम किया और कंस्ट्रक्शन की लाइन थी। तो आज 33 साल उस बात को हो गए। उनके जो दूसरे फैमिली मेंबर थे जो दिल्ली रहते हैं, वो उनके बच्चे वो मतलब ऐसी खराब पोजीशन में है कि बता नहीं सकता। ये हमारे साथ जुड़े ये। तो अभी उनका इशू आ रहा है 2 तारीख को, गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का 2 तारीख को। हम उसमें नहीं है, वो उनका पर्सनल काम है, बाकी कामों में हमारे साथ वो पार्टनर है। लेकिन लोगों को ये पता भी नहीं लगता कि हम किस में पार्टनर हैं, किस में नहीं है। तो जो आदमी को परिवार वालों ने निकाल दिया, आपस में झगड़ा हो गया, वो धीरे लेकिन उनके काम पे इतनी पकड़, वो अभी मामा जी बोलते हैं उनको हमारे फोर्टी में, मतलब वो बोलने का ही आलस रहता है उनको, लेकिन सोच का कोई मुकाबला नहीं है। मैं हमारी सोच को थोड़ा देखता हूँ, मैं उनकी सोच अगेन देखता हूँ कि जीवन में देखो 31 साल पहले वो क्या आए थे, बहुत अच्छे थे, बीच में प्रॉब्लम आई, रात भगवान ने उनको फिर जान दे दिया। वो सिर्फ यही है कि डेडिकेशन और ऑनेस्टी, ये बड़ा हथियार है आदमी का लाइफ में। इसको हम कितना फॉलो कर सकते हैं तो ऊपर वाला पे तो करेगा उसको। ये तो हम तो जीता जागता नमूना है उस बात पे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिजनेस जब भी कोई एक आदमी अपने पैशन से शुरू करता है, वो उसी को बढ़ाए, स्केल करे या डाइवर्सिफाई करना ज्यादा अच्छा रहता है? देखो रिस्क तो डाइवर्सिफाई में है, बट गेन भी उसी में ही है। अगर आपने एक लाइन पकड़ ली, उसमें मेरा इनोवेशन तो नहीं हुआ ना, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे परिवार बढ़ता है और पार्टनर बढ़ते हैं, आपका लेवल बढ़ता है, तो एक लाइन में तो कहीं ना कहीं रुक जाएगी वो उसकी। आपको डाइवर्सिफिकेशन तो करना पड़ेगा। देखो डाइवर्सिफिकेशन के बिना, इनोवेशन करे बिना प्रोग्रेस कैसे होगी, हमारी जीडीपी ऊपर कैसे जाएगी? आज जो हमारा 150 करोड़ का मुल्क है और परिवार भी बढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन तो मस्ट है, लाइफ का पार्ट मानता हूँ, करनी चाहिए। करे बिना स्टडी करके करो, बहुत अच्छे से करो, सोच समझ करो, उस लाइन का एक्सपर्ट आदमी को साथ लेके करो, उसको साथ लेके करो। चाहे घर से आपको उसको पार्टनरशिप देनी पड़े, एक्सपर्ट आदमी जब साथ होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है, बट उसमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी वो बिजनेस रिकवर कर जाएगा। वो हमने किए हैं ऐसे, तब मैं ये बात कह रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन की मैं फेवर में। एक सबसे अहम बात जो मुझे आपकी लाइफ स्टोरी पढ़ते वक्त, जानते वक्त सीखने को मिली, हमने सुना था बचपन में थोता चना बाजे घड़ा, तो और ऐसे कुछ विभूतियां भी होती हैं जो कि इतना कुछ जिंदगी में अचीव किया होता है, उसके बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं और उनको लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। ये बात आजकल सीखने की है, क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ अचीव कर लेते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट, प्राइड आ जाता है और जमीन से थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो जमीन से जुड़े रहिए और आसपास के लोगों के लिए भी कुछ भला करते रहिए। हम आपकी सक्सेस स्टोरी से बहुत सीखा है और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे सुरेश अग्रवाल जी होते तो अच्छा ही है, लेकिन वो नहीं आ पाए, इसलिए आप आ पाए हैं, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल मन से बात बता रहा हूँ एकदम। हम जो आप लोग समझ रहे हो, मार्केट समझ रहा है, वो हम नहीं है। मैं पक्की बात कह रहा हूँ, हम अंदर से जानते हैं हम क्या है, लेकिन क्या होता है, लक्ष्मी जी का रूप बड़ा होता है, जो होती नहीं लोग बड़ा दिखती है वो, ये तो है ही ना, लक्ष्मी जी का रूप बड़ा होता है, वो है, हमारे बारे में भी भ्रांतियां हैं, सबको है, लेकिन हम उसको डिस्क्लोज क्यों करें? हमारे तो नुकसान है ना। आपके मन में वहम बना हुआ है तो ठीक है ना,
लेकिन अब सुनो, कंट्रोल कहाँ रखना है। आज हम चाहें ना तो मोटी से मोटी लिस्ट खेल सकते हैं। लोगों को तो पता है इनके पास तो राजनीति के पास तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि हमें हमारे पास क्या है। बैलेंस शीट तो हमारे पास है ही ना, तो हम कर सकते हैं। जो लोग करते हैं, जो एकदम से जो डाइवर्सिफिकेशन की बात आपने बोली, एकदम से दिखावा करके बड़े बड़े कंप्लेंट लगा के रोल करके चीट करके लोगों को लूट लाट के फिर भी जेल में चले जाते हैं, वो कंट्रोल आदमी कैसे करे। वो एक स्टेज जब आदमी की आती है ना ऊपर की, तो अच्छे अच्छे ये लक्ष्मी जी विचलित कर देती है, सिस्टम उसको विचलित कर देता है। कितने ही लोगों को देखा है ऐसे चढ़ते हुए एकदम धड़ाम से गिरते हुए। वो हम लोगों में पेशेंस है नहीं, आवरण बना हुआ है वो। उस आवरण का हमें फायदा क्या है कि कोई भी आदमी हमारे से बात कर लेता है, लेकिन हम उसका मिसयूज नहीं करते। मैं आज जयपुर में रियल एस्टेट का काम करता हूँ 81 ऑनवर्ड। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कोई झगड़े का केस मेरे पास ना आ रहा हो, 1 केस 2 केस 5 केस 10 केस, लेकिन मैंने लाइफ में कोई झगड़े वाला काम किया नहीं किया। झगड़े वाला जैसे आप दोनों का बिजनेस है, दोनों का झगड़ा है, मैं बीच में आ गया, मेरे को भी उसमें बिजनेस दिख रहा है, तो मैं दोनों को राजी करके करूंगा। मैंने एक ऐसे डील करी, हमारा एसी का काम करता है एक लड़का है, उसकी किराए की दुकान थी, तो हमारी वहाँ कपड़े की दुकान थी, वो कांता टेक्सटाइल, तो वो बोला ये दुकान ले लो आप। मैंने कहा हम क्या करें, हमारे पास तो ये है ना। कहने ये मेरी दुकान तो खाली होनी नहीं है, जो किराएदार है बहुत ठीक नहीं है आदमी को। तो मैंने कहा भी किराएदार तो ऐसे ही होते हैं, जो भी कोर्ट के से लेते थे वो बोले कि आप तो इसकी रजिस्ट्री करा लो। मैंने कहा हम कहाँ रजिस्ट्री कराते, क्या करना है, तुम तुम्हारा जो भी आ रहा ले, उसमें क्या है, तो मैं तो रजिस्ट्री कराऊंगा। उस बंदे ने मेरे नाम से रजिस्ट्री करा दी, मेरे को बिना पूछे। और मैंने कहा कि स्टैंप ड्यूटी और आज इतना नुकसान कर दिया। बोला जी मेरे से तो गई हुई है। फिर मैंने उनको दोनों को बुलाया, बिठाया, और उसका एक बड़ा भाई जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाता था, तो बनाते थे अंधा हो गया वो भी बेचारा बिल्कुल ऐसे लास्ट स्टेज में था। 2 भाई थे वो। तो मैंने उस किराएदार को बुलाया, मैंने कहा तू तो किराएदार है ना, और किराएदार ये देने ली थी, तू तेरे बच्चे इस किराएदार में ही भर जाओगे, तो इसका मालिक बनो ना। तो मालिक कैसे बने, हमारे पास पैसे नहीं हुए, पैसे तो मैं टाइम दिला दूंगा, तो यही कमाओ यही लगाओ। तो किराएदार का जो इसकी किस्त करता ना इसको, तो इनको तो एक आराम सिस्टम हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मालिक बन जाओगे। तो उन दोनों को बिठा के मैंने वो काम करा दिया, अच्छे से करा दिया। वो मालिक बन के खुश है, वो अपना प्रॉपर्टी बेच के खुश। और उनका एक भाई था, वो बेचारा अंधा हो गया, तो वो बहुत तकलीफ में था। उसको देख के मुझे खुशी हुई कि देखो उसकी कितनी मदद हुई। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा ना। वो रजिस्ट्री के स्टैंप ड्यूटी मैंने वापस क्लेम करी, 70-80% वो भी मिल गई, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं कराई थी उसको। मैंने साइन की तब हो ना, तो वो कराई नहीं मैंने। तो इस तरह के जो लाइफ में मौके है ना, ये इसमें बहुत पे करता है। इंटरेस्ट लेस आप काम करो ना, सारा दिन हम बैलेंस शीट को बढ़ाने में लगे रहे, तब तो देखो बात बनेगी नहीं। टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम हमारे पास बहुत है। हम कहीं मैं बिजी हूँ, इस आदमी के पास कोई काम नहीं। मेरे को कोई पूछता आप तो बहुत बिजी, मेरे पास काम ही नहीं, कोई कहेगा बिजी हूँ। जिधर बोलोगे तो चलते हैं, अपने क्या काम है। ये फोन का काम तो सारे इसमें हो जाते हैं। और अब तो मैंने नियम भी बना लिया कि काम हम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कोविड के बाद में मेंटेलिटी ऐसे होगी, लोगों को भी सपोर्ट मिलती है कि ज्यादा काम करने से कोई फायदा नहीं है। काम उतना ही करो, लाइफ स्टाइल अच्छी करो, ठीक है। बैलेंस में बढ़ाने से भी कोई बोझा तो कुछ हो जाएगा क्या। फैमिली का ध्यान रखो, सर्कल का ध्यान रखो, सोसाइटी का ध्यान रखो। अब भगवान ने हमारे को धरती पे भेजा है, हाथ पांव सब कुछ हमारी सलामत है, तो हमारी ड्यूटी भी है ना कुछ करने की। जो कर सकता है उसी की तो जिम्मेदारी है ना। जिसके बाद नहीं है, जो खुद रेंग रहे वो क्या करेगा। उसको अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मतलब मैं अगेन फिर कहता हूँ, ये हमारी फीलिंग में रहती है कि किसी न किसी के लिए करना, सोसाइटी के लिए ना, ये हमारी जिम्मेदारी तो बनती है। ह्यूमैनिटी ये कहती है जरूरत वाले की मदद करो, उसको बहुत फर्क पड़ता है इस बात से। वो लाइफ में याद रखता है, जो इतनी दवाई देता है वो सीधा ईश्वर वो घुमा के आपके पास लेता है। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये प्रूव कर सकता हूँ। किसी का भला करो बिना सोचे समझे, आपका भला पहले हो गया।
ऐसे बैलेंस शीट बढ़ाओ किसी की, आपके बैकग्राउंड में बैठ जाएगी आपकी, है वो एक ही बात। बिल्कुल सही बात कही आपने। और आज इस पहले दिन के समापन पे मुझे लगता है हॉल में सभी लोग मोटिवेटेड हुए हैं एंड दे हैव टेकन देयर डोज ऑफ इंस्पिरेशन। कल भी आप हमारे साथ हैं, आप इनसे मिल सकते हैं और इसी तरह की मोटिवेशनल डोज ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम जो आपने हमें दिया, और थैंक यू। ओवर टू यू कविन जी। सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो मेरे को टॉलरेट किया इतनी देर तक, कितने ध्यान से सुना मुझे मेरे सक्सेस हो गया ना, मेरा बोलना बताना करना। अगर 10% लोग भी इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में बिठाएंगे तो सोसाइटी का तो भला ही होगा। थैंक यू।